नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ MPPSC मेंस एग्जाम के पेपर 2 में सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये UPSC और MPPSC के साथ साथ दूसरे एग्जाम्स में भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जानते हैं कि सामाजिक न्याय हमारे संविधान के प्रियम्बल या उद्देशिका में शामिल है। इसी के साथ यह हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी राज्य की नीति का एक अनिवार्य अंग है। तो सामाजिक न्याय में हम समझेंगे कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, सामाजिक न्याय क्यों आवश्यक है, सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए हमारी सरकारों ने अब तक क्या क्या उपाय किए हैं, सामाजिक न्याय की प्राप्ति के क्या क्या परिणाम हुए और सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधाएं क्या हैं और उनको समाप्त करने के लिए, बाधाओं को हटाने के लिए हम कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। तो सामाजिक न्याय हमारे संविधान की उद्देशिका में सबसे पहले शामिल किया गया है, यानी कि राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को जो कुछ भी उपलब्ध कराया जाएगा उसमें सबसे पहली चीज है न्याय। कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, है ना। तो कहा गया है कि सबसे पहले जिस चीज को भारत राज्य अपने सभी नागरिकों को उपलब्ध कराएगा वह होगा सामाजिक न्याय, यानी कि सर्वोच्च वरीयता हमारे संविधान में प्रदान की गई है सामाजिक न्याय को। नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी सामाजिक न्याय प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, सामाजिक न्याय किसे कहते हैं। तो सामाजिक न्याय न्याय का एक प्रकार है। न्याय दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा होता है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। ये न्याय के दो रूप हैं। तो पहले हम समझेंगे कि न्याय किसे कहते हैं। जब न्याय समझ लेंगे तब सामाजिक न्याय समझेंगे। तो न्याय का प्रतिकार करते हुए पीड़ित को क्षतिपूर्ति या मुआवजा प्रदान करना और दोषी को दंडित करना ही न्याय है। तो पीड़ित को क्षतिपूर्ति और दोषी को दंडित करके न्याय किया जाता है, अन्याय का प्रतिकार किया जाता है। तो अन्याय क्या है? किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का किसी भी रूप में हनन करना अन्याय है। तो जब भी किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो अधिकारों के हनन करने वाले को दंडित करना और अधिकारों के हनन से पीड़ित को जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति करना ही न्याय है। अब न्याय दो प्रकार का हो जाएगा, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। जहां कहीं व्यक्तिगत रूप से अन्याय होता है वहां व्यक्तिगत न्याय लागू किया जाता है। व्यक्तिगत अन्याय का मतलब होता है कि एक व्यक्ति ने या कुछ व्यक्तियों ने किसी व्यक्ति या कुछ 2-3 व्यक्तियों के साथ अन्याय किया, अर्थात उनके अधिकारों का हनन किया। उदाहरण के लिए, आपने किसी कोचिंग में एडमिशन लिया और कोचिंग वाले ने आपसे फीस ले ली और आपका कोर्स पूरा नहीं कराया, यह अन्याय हुआ और यह अन्याय जो है वो व्यक्तिगत अन्याय है। इस व्यक्तिगत अन्याय का प्रतिकार व्यक्तिगत न्याय होगा। अदालत उस छात्र को मुआवजा दिलाएगी जिसका कोर्स समय पर पूरा न होने से जिसे क्षति हुई, और ऐसा करने वाले
उस संस्थान को दंडित करेगी, जुर्माना लगाएगी और उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। तो यह का प्रतिकार व्यक्तिगत न्याय। अब हम बात करते हैं सामाजिक। व्यक्तिगत अन्याय व्यक्ति की मर्जी पर निर्भर था, सामाजिक न्याय सामाजिक प्रतिकार है। जैसे व्यक्तिगत न्याय व्यक्तिगत अन्याय का प्रतिकार, सामाजिक अन्याय क्या है तभी हम समझ पाएंगे सामाजिक न्याय क्या है। तो सामाजिक अन्याय, सोशल इनजस्टिस मीनिंग होता है कि जब समाज के नियमों के अनुसार, प्रथाओं परंपराओं के अनुसार कुछ समूहों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो उसे हम सामाजिक अन्याय कहते हैं। यहां पर अन्याय करने वाला अपनी मर्जी से नहीं, समाज के नियमों से, कानून से, प्रथाओं से, परंपराओं से, मान्यताओं से कुछ समूहों के साथ या किसी समूह विशेष के साथ अन्याय करने अर्थात उसके अधिकारों का हनन करने के लिए बाध्य होता है। यानी कि वह यदि चाहे कि वह अन्याय न करे तो भी वह ऐसा करने को बाध्य हो जाता है, अन्यथा समाज ऐसा न करने वाले को भी दंडित कर सकता है। हमारे भारत में सामाजिक अन्याय प्रचलित रहा है सदियों से। भारत में सामाजिक अन्याय कितने रूपों में प्रचलित रहा? ये 3 रूपों में प्रचलित रहा। एक, जातिगत आधार पर अन्याय, दूसरा लैंगिक आधार पर अन्याय और तीसरा, भारत में 3 प्रकार के सामाजिक अन्याय प्रचलित रहे। जातिगत आधार पर निम्न जातियों के अधिकारों का हनन किया गया समाज के नियमों के अनुसार, उनको शैक्षिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में अधिकारों से वंचित किया गया और इसके कारण वर्तमान समय में वे अत्यंत पिछड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि निम्न जातियों का पिछड़ापन सामाजिक अन्याय का परिणाम है या उसका दुष्परिणाम है। इसी प्रकार न्याय प्रचलित रहा। महिलाओं के साथ पुरुषों के द्वारा अन्याय किया गया, ये सभी धर्मों और जातियों में प्रचलित है। वैसे लैंगिक अन्याय एक वैश्विक घटना है। तो महिलाओं के अधिकारों का हनन किया गया, उन्हें शैक्षिक अधिकारों से, आर्थिक अधिकारों से, राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया और इस तरीके से महिलाएं भी भारतीय समाज में पिछड़ी हुई अवस्था में पाई जाती हैं। कारण क्या है? वही सामाजिक अन्याय। भारत में धार्मिक अधिकार, धार्मिक अन्याय भी प्रचलित रहा। धार्मिक अन्याय भारत में इस्लामिक शासन के लागू होने के साथ शुरू हुआ। हिंदुओं पर जजिया लगाए गए या हम कहें तो गैर इस्लामिक मान्यताओं को मानने वाले व्यक्तियों पर भारत में धार्मिक सामाजिक अन्याय प्रचलित रहा। जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर लगाए गए। इसके बाद ब्रिटिश काल में कुछ सीमा तक धार्मिक अन्याय प्रचलित था। ईसाई धर्म अपनाने वालों को कुछ विशेष सुविधाएं दी गई, उन्हें प्रमोशंस भी दिए गए। वे सुविधाएं गैर ईसाइयों को प्राप्त नहीं थी। प्रकार से भारत में 3 प्रकार का सामाजिक अन्याय प्रचलित रहा, जातिगत, लैंगिक और धार्मिक। तो भारत में अब हमने कहा कि सामाजिक अन्याय का प्रतिकार ही सामाजिक न्याय है। तो सामाजिक अन्याय का प्रतिकार कैसे होगा? उन नियमों, प्रथाओं, परंपराओं को हमने अवैध घोषित कर दिया, विधि विरुद्ध दंडनीय अपराध घोषित किया, और जो व्यक्ति इन विधि विरुद्ध दंडित घोषित किए गए नियमों, प्रथाओं, परंपराओं को लागू करेंगे, उन व्यक्तियों को अपराधी मान करके उन्हें दंडित किया जाएगा। अब दूसरा पक्ष रहा पीड़ित को क्षतिपूर्ति देना।
भारत में निम्न जातियां, महिलाएं यदि पिछड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं तो इसका कारण स्वयं नहीं, सदियों से प्रचलित सामाजिक अन्याय, और इसलिए इन्हें विकसित करने के लिए, इन्हें विकसित करके समाज के समान स्तर पर लाने के लिए इन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ विशेष कल्याण कार्यक्रम और कानूनों को लागू किया गया है। तो यही सामाजिक न्याय है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ क्या हुआ कि सामाजिक अन्याय से पीड़ित निम्न जातियों को, महिलाओं को क्षतिपूर्ति के रूप में विशेष कल्याण कार्यक्रमों से लाभान्वित करना, आरक्षण के द्वारा लाभान्वित करना, और ऐसी प्रथाओं परंपराओं को अवैध घोषित करना, विधि विरुद्ध दंडनीय अपराध घोषित करना, जो कि इन्हें इनके अधिकारों से वंचित करते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक दंडात्मक कार्यवाही करना जो कि इस सामाजिक अन्याय के लिए उत्तरदायी पाए जाएंगे। यही है भारत में सामाजिक न्याय। तो इस तरीके से भारत में मुक्त अब जातिगत और लैंगिक आधार भारत में सामाजिक न्याय प्रचलित है। जिन लोगों ने धार्मिक आधार पर कभी सामाजिक अन्याय किया था, आज वो इस स्थिति में नहीं है कि वे समाज को और अधिक उत्पीड़ित कर सके, और इसलिए उनके साथ कुछ भी नहीं है। तो दो प्रकार से जातिगत और लैंगिक आधार पर आज हम भारत में सामाजिक न्याय लोगों को प्रदान करते हैं। तो इसके लिए अब ये क्यों है, ये तो अर्थ हुआ। अब हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक न्याय क्यों आवश्यक है। स्वतंत्रता और समानता किसी भी लोकतंत्र के आधार हैं और उसके लक्ष्य भी हैं। बिना स्वतंत्रता और समानता के लोकतंत्र संभव नहीं है, लोकतंत्र सफल नहीं है, लोकतंत्र अर्थहीन है बिना इन दो चीजों के, स्वतंत्रता और समानता के। और लोकतंत्र का लक्ष्य भी इन दो चीजों को प्राप्त करना होता है। तो भारत में जब तक सामाजिक न्याय लागू नहीं किया जाएगा, तब तक निम्न जातियां और महिलाएं न तो समानता के स्तर पर आ सकती हैं और न ही वे अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकती हैं। इसलिए सामाजिक न्याय हमारे संविधान का प्रधान लक्ष्य है, और इसीलिए कहा गया है कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीन प्रकार का न्याय देंगे, उसमें सामाजिक न्याय ही सबसे पहले दिया जाएगा, क्योंकि बिना सामाजिक न्याय के न तो कोई व्यक्ति अपने आर्थिक अधिकारों को प्राप्त कर सकता है और न ही वह अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, उन्हें प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब तक समाज किसी को समान नहीं मानेगा, तब तक समाज किसी को उसके राजनीतिक और आर्थिक अधिकार भी नहीं देगा, और इसलिए सामाजिक न्याय ही न्याय की आधारशिला है। इसलिए हमारे संविधान में यह तय किया गया कि सबसे पहले सभी नागरिकों को जो दिया जाएगा वो है सामाजिक न्याय। यह गैर नागरिकों की बात नहीं कर रहा है। तो इसलिए लोकतंत्र के आदर्श स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, सभी को स्वतंत्रता और समानता प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय आवश्यक है। अब सामाजिक प्राप्त करने के लिए हमने क्या क्या उपाय किए हैं, साधन दिए हैं, हमने क्या उपाय किए अब तक, तो वो हम उनकी चर्चा करते हैं आपके साथ। सामाजिक न्याय को प्रदान करने के लिए हमने दिया शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, अनुसूचित जनजातियों को हमने आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया सरकारी नौकरियों में, हमने लोकसभा में और विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण दिया।
पंचायतों में और नगरीय निकायों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के और अन्य पिछड़े वर्ग को भी हमने आरक्षण दिया, और महिलाओं को भी 50% तक आरक्षण कुछ राज्यों में दिया गया है, नगरीय निकायों में और पंचायतों में, जबकि संविधान ने उसे 33% न्यूनतम आरक्षण का प्रावधान किया है। एक तो हमने आरक्षण कार्यक्रम के लिए, जनजातियों के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए शैक्षिक सुविधाएं दी जाती हैं, छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं, हॉस्टल्स हैं, पीईटीसी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर्स, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं, नारी सशक्तिकरण के, वुमेन एम्पावरमेंट के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये तमाम उपाय हैं। बहुत सारे हमने कानून बनाए जिनमें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो कितने सारे मानव अधिकार अधिनियम, तो बहुत सारे अधिनियम या कानून हमने बनाए हैं सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए। तो हमने सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय संविधान के अनुसार किए और कानून बनाए, कानूनों के अनुसार किए। आखिर को इस सामाजिक न्याय के परिणाम क्या हुए? इसके परिणाम सकारात्मक हुए। निम्न जातियां अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सफल हो रही हैं। वे राष्ट्र की मुख्य धारा में भागीदारी कर रही हैं। विधानसभाओं में, लोकसभा में, नगरीय निकायों में, पंचायतों में उनके प्रतिनिधि भागीदारी कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों के द्वारा महिलाओं ने, अनुसूचित जातियों ने, जनजातियों ने, अन्य पिछड़े वर्गों ने निरंतर लाभ उठाकर के अपनी स्थिति को उन्नत किया है। इसी तरीके से भारत में राजनीतिक क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्ग ने उल्लेखनीय प्रगति की है और वे आज सत्ता के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। निम्न जातियों से लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद तक, मंत्रियों के पद तक लोग पहुंच रहे हैं। महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी सामाजिक न्याय की सफलता का उदाहरण है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों की बढ़ती हुई भागीदारी, अन्य पिछड़े वर्ग की बढ़ती हुई भागीदारी सामाजिक न्याय की सफलता का उदाहरण है। अर्थात भारत में आज सामाजिक समानता और स्वतंत्रता यदि संभव हुई है तो वह सामाजिक न्याय के कारण ही संभव हुई है। इस तरीके से सामाजिक न्याय के बहुत सारे सुखद परिणाम हमारे समाज में हुए हैं, लेकिन अभी भी सामाजिक न्याय को उस स्थिति तक प्राप्त नहीं किया जा सका है कि हम कहें कि हमने सामाजिक अन्याय से मुक्ति पा ली है। तो सामाजिक अन्याय आज भी समाज के अंदर उपस्थित है। महिलाओं के प्रति भी भेदभाव हो रहा है, अनुसूचित जातियों के प्रति भी हो रहा है, अनुसूचित जनजातियों के साथ भी भेदभाव की समस्या बनी हुई है। अर्थात सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? कुछ बाधाएं हैं। वे बाधाएं क्या हैं? बहुत सारी बाधाएं हैं। पहली बाधा अशिक्षा है, अजागरूकता है लोगों में, जिसके कारण लोग अपने अधिकारों को पहचानकर उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं हैं। दूसरा, समाज में एक परंपरागत सत्ताधारी वर्ग है जो कि सामाजिक अन्याय से पीड़ित वर्गों को उनके अधिकार देना नहीं चाहता है। तीसरा कारण हो जाता है कि कानूनों पर बेमन से अमल किया गया है, हाफ हार्टेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। एक अन्य कारण, कानूनों को लागू करने वाले अनेक व्यक्ति खुद जातिगत और लिंग भेद संबंधी दूषित मानसिकता से ग्रसित रहते हैं और वे सामाजिक न्याय को लागू करने के प्रति उदासीन रहते हैं। ये कुछ बाधाएं हैं भारत में। अशिक्षा, अज्ञानता,
कानून का बेमन से अमल और लागू करने वाले लोगों की सामाजिक मानसिकता। इस तरीके से भारत में कुछ बाधाएं हैं। इन बाधाओं को हमें दूर करना होगा और इसके लिए सुझाव क्या दिए जाने चाहिए? शिक्षा और जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाए, सामाजिक न्याय के महत्व को लोगों को बताया जाए, सामाजिक अन्याय के दुष्परिणामों से लोगों को परिचित कराया जाए, खुद सामाजिक अन्याय से पीड़ित व्यक्तियों को संगठित किया जाए कि वे अपने प्रति होने वाले सामाजिक अन्याय का संगठित रूप से प्रतिकार करें और समाज ऐसे व्यक्तियों को जनप्रतिनिधि के रूप में चुनने से इनकार कर दे जो कि सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को प्रदर्शित नहीं करते। हमें उन्हीं व्यक्तियों को चुनाव में चुनना चाहिए जो कि सामाजिक न्याय के प्रति हर दृष्टि से प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं और हम पाते हैं कि वे उन्होंने अपने सामाजिक न्याय के दायित्व की पूर्ति की है। उन्हीं को हमें दोबारा फिर से चुनना चाहिए। शैक्षिक संस्थानों में सामाजिक न्याय को लेकर के पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय की बात तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों को उसका अर्थ भी पता नहीं होता है। तो सामाजिक न्याय न्याय की आधारशिला है, समाज की आधारशिला है। यदि सामाजिक अन्याय प्रदान नहीं किया जाएगा तो परिणाम क्या होंगे? सामाजिक असंतोष बढ़ेगा, सामाजिक संघर्ष बढ़ेगा, पीड़ित और वंचित न्याय की प्राप्ति के लिए कानून का उल्लंघन करने लगेंगे, समाज में अराजकता पैदा हो सकती है, कानून और व्यवस्था का संकट उत्पन्न हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर, प्रशासनिक असफलता संपूर्ण राष्ट्र के या राज्य व्यवस्था के पतन का कारण बन सकती है। नक्सलवाद जैसे आंदोलन बढ़ सकते हैं, फैल सकते हैं। अगर हमें इन सब चीजों को रोकना है तो हमें सामाजिक न्याय वास्तविक रूप से प्रत्येक सामाजिक अन्याय से पीड़ित नागरिक को प्रदान करना होगा। यह सिर्फ राज्य सरकार का कर्तव्य नहीं है, प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह संविधान की मूल भावना के अनुरूप सामाजिक न्याय को प्रदान करने के लिए अपने स्तर पर अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करे और प्रयासरत बना रहे। तो मित्रों, सामाजिक अन्याय का प्रतिकार करते हुए सामाजिक अन्याय से पीड़ित निम्न जातियों और महिलाओं को, अनुसूचित जातियों को उनके विकास के लिए विशेष प्रयास करना और अन्याय करने वालों को दंडित करना ही सामाजिक न्याय है। यह हमारा संवैधानिक दायित्व है और यही हमारा संवैधानिक लक्ष्य है, यही लोकतंत्र का आधार है। तो इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता बनी रहे, मजबूत हो। इसी के साथ मैं अपने इस विषय को आज यहीं पर पूर्ण करता हूं। आप हमारे साथ रहें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।